नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है और इस बार एक नए मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। मेरे साथ रहेंगे कार्तिकेय चौहान। नाम खुद का पर्याप्त है, लेकिन बाकी क्या है वो तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन दिनों चुनाव का मौका है, हर जगह एक नया चेहरा आपको दिखाई दे रहा है और वो चेहरा है कार्तिकेय चौहान का। चर्चा मंच से होती है, चर्चा जनता के बीच में होती है, पर इस चर्चा के बीच में कार्तिकेय चौहान के मन में क्या? तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं। बात राजनीति की भी होगी, कुछ अलग हटके बात भी होगी। कार्तिकेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कहेंगे, अब लगभग चुनाव की बेला दिखाई दे रही है, तारीख आ रही है मतदान की, और मैं आपको देख रहा हूं कि आप भी लगातार जनता के बीच में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहां देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से लोगों के दिल में जगह बनाई है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में इसलिए आई क्योंकि लोगों का उनको 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए उसका आशीर्वाद तो मिला ही है, लेकिन 15 महीनों में कांग्रेस ने जो प्रदेश को अंधकार की ओर ढकेला, उसकी वजह से लोगों का और आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले उपचुनाव में सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें मिलेंगे। आप परिणाम सकारात्मक की बात कर रहे हैं, करना भी चाहिए, स्वाभाविक है, आप उस पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस दौर में, ये चुनाव जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपनी पत्रकारिता में, ये बहुत अलग चुनाव है, अलग तरह का उपचुनाव है। क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में इतना कभी हुआ नहीं कि 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 1-2 सीटें कभी रिक्त हुआ करती थी, उन पर चुनाव होते थे। तो ये जो अलग चुनाव है, इसका कितना असर दिखाई देगा पार्टी? देखिए, ये चुनाव आपने सही कहा, अलग है। अलग किस मायनों में है? मैं मानता हूं कि ये धर्म और अधर्म का चुनाव है, ये सत्य और असत्य का चुनाव है। ये चुनाव के बीज 2018 में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बो दिए थे, जब उन्होंने अपना वचन पत्र लॉन्च किया था और जनता को झूठ बोल के जनता के बीच में उन्होंने गलत चीजें फैलाई। वो कहते थे कि हम कर्ज माफ करेंगे, वो कहते थे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और वो इतनी मजबूती से कहते थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी आकर कहते थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उसी दिन से इस चुनाव का बीज मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में बो दिया गया था, क्योंकि जनता के साथ विश्वासघात किया गया। जिन वचन पत्र के माध्यम जिस वचन पत्र के आधार पर आप जनता से वोट मांगने गए, आपने जनता का विश्वास जिस वचन पत्र के आधार पर लिया, आपने उस विश्वास को तोड़ने का काम किया है। तो मैं मानता हूं कि बाकी चुनाव से अलग ये चुनाव सत्य और असत्य का चुनाव है, धर्म की स्थापना का चुनाव है। और इस धर्म की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जी जान से मेहनत करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। किसान कर्ज माफी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक अपने आप में बड़ा मुद्दा भी था, और हमें लगता है कि जब राहुल गांधी जी ने कहा मंदसौर की सभा में, मैं उस सभा को वहां मौजूद था, लेकिन उसके बाद कर्ज माफ हुआ नहीं। हालांकि कमलनाथ की सरकार बनी और उन्होंने पहले दिन ही कुछ कर्ज माफ करने की बात कही, साइन भी किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान की जो सियासत है उसमें किसान एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है, या किसान एक ऐसा मुद्दा हो जाता है कि कोई संकल्प लेता है, कोई वचन देता है, लेकिन सब कुछ अधूरा रह जाता है? देखिए, अब सबसे पहले आपने एक चीज कही, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि कर्ज माफ हुआ। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जब उन्होंने इस योजना के बारे में बताया था, वो कहते थे सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन जैसी सरकार बनी, सरकार बनते से वो कहते हैं कि नहीं, कुछ किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, कुछ कैटेगरी वाले किसान हैं जिनका करेंगे। और बाद में 15 महीने की अंत तक ये समझ आया कि जिन किसानों का वो कर्जा माफ करने का दावा कह रहे हैं, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1000, मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ का कर्जा है किसानों के ऊपर। मैं नहीं मानता। और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि 5,000 करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं। तो सबसे पहले कर्ज माफी की बात सरासर झूठ है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ विनम्रता से, भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनके पैरों पर खड़े होना सिखाना चाहती है। हम किसानों को समृद्ध करना चाहते हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो खेती के लिए, आय बढ़ाने के लिए आपको उत्पादन अच्छा करना पड़ेगा, उत्पादन का सही दाम किसानों को देना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसानों को उसकी भरपाई करके देनी पड़ेगी। ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में की है। आप भी जानते हैं, सिंचाई का लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 46 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर चला गया। हमने ऐसे अवसर पैदा किए जिससे किसान समृद्ध हो सके। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस आपको फ्री का देने का काम करेगी, किसानों को अपाहिज बनाने का काम करती है। उनको, मैं मानता हूं कि आपको समृद्ध बनाना चाहिए इस देश के लोगों को।
ऐसा बनाना चाहिए कि अपने पैरों पर खड़े होकर वो स्वयं की जिम्मेदारी ले सके। लाभ के धंधे की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज जी भी हमेशा हर मन से कहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि 15 वर्षों में जो लाभ के धंधे की बात बनाने की कही गई, फिर कहाँ कमी रह गई कि एक बार जब कांग्रेस कह देती है कि हम कर्ज माफ कर देंगे और 2018 में सरकार बदल जाती है, तो क्या ये माना जाए कि जो कहा जाता है उसको होने में कुछ कमियां रह जाती है? कमी हमने हमारी तरफ से नहीं छोड़ी। हुआ ये 2018 आते आते जब किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भैया मैं 2 लाख रुपए तक का तेरा कर्ज माफ करूंगा तो मुझे वोट दे, तो व्यक्ति ऐसे अंधविश्वास में, ऐसे झूठ के उसमें कुछ व्यक्ति आ जाएंगे। हालांकि हर कोई नहीं आया। मैं आज भी मानता हूं कि वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी को 2018 में, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 साल सत्ता में रहने के बाद कोई व्यक्ति अगर लोकप्रिय नहीं होता तो बहुत बुरी तरह हारता। लेकिन इसके बावजूद भी विंध्य भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस ने ये झूठ बुनने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब रही, जाल बिछाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब रही, और उस जाल में हमारे किसान जो भोले हैं वो उस जाल में फंस गए। लेकिन वो किसान भी अब ये मानते हैं कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे। और आप इसका नतीजा 10 तारीख को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे। इसमें अभी कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब विधानसभा का सत्र हुआ तो उसमें कमल पटेल जी जो आपके कृषि मंत्री है, उन्होंने भी ये कहा कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये कांग्रेस का बार बार कहना। हालांकि बाद में कमल पटेल जी की तरफ से भी कहा गया कि हम देखेंगे उन अफसरों को जिन्होंने ऐसा सब कहा है। लेकिन क्या वो जो आंकड़ा एक प्रस्तुत किया गया वो आंकड़ा काफी है कांग्रेस के लिए? अगर 26 लाख किसान, आदरणीय कमल पटेल जी के बयान में अगर 26 लाख किसान है, तो मुझे बताएं कि किसने किसान का कितना कर्ज माफ हुआ है। मैंने आपको कहा किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100। अब किसी किसान के ऊपर 50,000 का कर्जा है, उसका 100 रुपये माफ होगा तो इसको क्या माफी मांगेंगे क्या? ये सरासर झूठ है। 26 लाख किसानों का भले ही कमल पटेल जी ने ये दिया हो, लेकिन अगर आप आंकड़े खोल के देखेंगे, अगर अफसरों से आप आंकड़े लेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से मामूली सा ऋण माफ हुआ है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे क्षेत्र में कई किसान ऐसे हैं जिनका बहुत जिनकी 100 रुपये अगर जिनके ऊपर कर्ज है तो उनका मुश्किल से 5 रुपये का कर्जा माफ हुआ है। तो ऐसे कई केसेस हैं। तो हम आंकड़ों पर ना जाए कि इतने किसानों का हुआ है, हम ये देखेंगे कितने किसानों को कितना हुआ है, कि वही इन दी एंड वही मैटर करता है। जी, आपने चंबल ग्वालियर का अभी जिक्र किया था कि चंबल ग्वालियर में सर्वाधिक सीटें जीती कांग्रेस ने, और शायद वो भ्रमजाल में ज्यादा फंस गए वहां के लोग। और ये भ्रमजाल, लेकिन उस समय भ्रमजाल में जब फंस रहे तो एक नेता आपके साथ जो वर्तमान में है ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जिन्हें कहा जाता, वो मैदान में थे। तो क्या ये माना जाए कि महाराज भी उस समय इस तरह के भ्रमजाल में लोगों को फांस रहे थे? मैं मानता हूं कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस नियत के साथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरी पार्टी है, मेरी कांग्रेस पार्टी है, ये लोगों का, प्रदेश का विकास कर सकती है, प्रदेश का भला कर सकती है। उनकी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस में रहते हुए जनता के विकास की थी। लेकिन सरकार बनते से ही जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों की तो छोड़िए, विधायकों की तो छोड़िए, आम जनता की तो छोड़िए, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, वल्लभ भवन से बैठकर सरकार चलाते हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी दलाली, मध्य प्रदेश को और वल्लभ भवन को उनकी पार्टी ने दलाली का अड्डा बना दिया। तो ये देखकर फिर आदरणीय महाराज जी के मन में ये बताए, और इसलिए महाराज जी ने ऐसा कदम उठाया। मैं मानता हूं कि जब तक वो कांग्रेस में काम कर रहे थे इसी नियत के साथ कर रहे होंगे कि मेरी पार्टी इस प्रदेश का भला चाहती है। लेकिन वो गलत, उनको बाद में उनकी गलती का एहसास हुआ, और तभी जाके उन्होंने ये कदम उठाया। तभी जाके उन्होंने अपने परिवार को और भाजपा के परिवार को पूरा करने का फैसला लिया, और उनके इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। जी, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। और अब हमारे नेता शिवराज और महाराज, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर कहां? साथ आओ महाराज, साथ है शिवराज, ये है भारतीय जनता पार्टी का नया नारा। मैं मानता हूं आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अपने परिवार को भी पूरा किया है। परंपरागत तौर पर सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी में है, आज वो भी अपने परिवार में आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को भी हमारे साथ आकर पूरा किया। उनके मार्गदर्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। उनकी जो डायनेमिक लीडरशिप है उससे भारतीय जनता पार्टी के
का विस्तार अच्छा होगा, उससे हम युवाओं को फायदा होगा, हमको एक अच्छी दिशा मिलेगी, काम करने की एनर्जी मिलेगी। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि एक अच्छा यूथ लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास अब है, जो पहले कांग्रेस में रहा करता था, जिसे कैंपिंग लीडर बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, चार्मिंग चेहरा जिसे कह सकते हैं, अब वो लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास? निश्चित रूप से महाराज को हम जब कांग्रेस में भी देखते थे, अब सभी ये जानते हैं, आप भी, हम भी, सब आम जनता भी जानती, ग्वालियर चंबल में मैं भी दौरा कर रहा हूँ, जब 2018 में चुनाव हुए थे तो महाराज ही एक ऐसा चेहरा था जिनको देख के लोगों ने वोट दिया था। लोग चाहते थे कि महाराज यहाँ से मुख्यमंत्री बनकर जाएं, लेकिन बना दिया कमलनाथ जी को। तो निश्चित रूप से एक डायनेमिक चेहरा महाराज जी हैं और उनकी लीडरशिप का हम सबको फायदा मिलेगा, हम सबको मार्गदर्शन का फायदा मिलेगा। उनके साथ हम जैसे युवा जो उनसे उम्र में कम है, हमको भी बहुत सीखने को मिलेगा एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव हिम। अब जब चंबल ग्वालियर में आप लगातार पहुंच रहे हैं, एक तो जगह मेरी आपसे मुलाकात हुई है और शिवराज महाराज भी दोनों साथ नजर आ रहे हैं। पिछली दफा हमने देखा कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा, जैसा आपने कहा शुरुआत में, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती है। हम लोगों ने कई खबरें की उसको लेकर, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में ना होकर चंबल ग्वालियर में बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, सत्ता की चाबी लोगों के विश्वास में होती है। हमने इसी विश्वास को जीतने की कोशिश करी है। इससे पहले जो 4 चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पार्टी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने लड़े, हमने पहले भी मुद्दों की राजनीति करी है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार चूंकि ग्वालियर चंबल रीजन की 16 सीटों पर और अन्य 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए फोकस यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन चुनाव अगर इन दी एंड कोई जिताएगा तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के विश्वास, उनकी दुआएं, बेटियां जिनकी हमने शादी करी है, वो बुजुर्ग जिनको हमने तीर्थ दर्शन करने भेजा है, सत्ता की चाबी उनकी दुआओं के हाथ में है। तो वो दुआ हमें भवपाल ले जाके छोड़ेंगे। जी जी, ये जो चुनाव की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत में बहुत सारी चीजें बदल रही है। वो बयान, एक आपके पिता है शिवराज जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं उनसे आपको नहीं जोड़ूंगा क्योंकि आपका अपना खुद का एक वो है, लगातार आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो इसलिए मैं उनसे ना जोड़ूंगा। लेकिन एक नेता होने के नाते जरूर आपसे कहूंगा कि जो चीजें दिखाई दे रही है कि आजकल, एक वो जब मन से बोलते तो उनके कभी जुबान फिसलती नहीं है जिसको हम कहेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे कमलनाथ जी की बात करें, ताजा जो मामला है काफी चर्चाओं में बना हुआ, जिसमें खुद राहुल गांधी को कहना पड़ा, तो क्या आपको लग रहा है कि, और एक तरफ आप जैसे युवा है जो बहुत ही सदी हुई आवाज में सदी हुई बात कर रहे हैं आप मुझसे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सियासत में जो बोलने का तरीका, सलीका है नेताओं का बदल रहा है? मैं शुरू करूंगा आदरणीय कमलनाथ जी के बयान से। मैं मानता हूं जिस प्रकार का बयान इतने बड़े नेता जब एक नारी के लिए और इतनी बड़ी, उससे ऊपर उठकर एक मंत्री के लिए जब बोलते हैं, तो ये निंदनीय है। हम युवा, भली कोई भी पार्टी के हो, हम अपने नेताओं को देखते हैं, उनसे सीख लेते हैं, और ऐसे में अगर इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान अगर हमको मिले देखने को, तो इससे हमारा भी विश्वास, हमारा भी भरोसा इस सिस्टम से डगमगाता है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो भारतवर्ष का, महिला के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए, बुरे विचार नहीं होने चाहिए। अगर महिला के प्रति आप में बुरे विचार है तो उस महिला को, जिसको सीता के रूप में आप पूछते हैं, देवी के रूप में पूछते हैं, दुर्गा के रूप में पूछते हैं, आपको उस पूछने का भी कोई अधिकार नहीं है। यही मानसिकता धीरे धीरे राक्षसीय प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करती है। और कभी कभार मन दहल उठता है जब हम घटना देखते हैं, हाथरस जैसी घटना होगी और भी जैसी घटनाएं होगी। मन, इसकी शुरुआत ही ऐसी धारणा से होती है जो धीरे धीरे इन विचारों के माध्यम से फैलती है। तो मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी वर्ग का नेता हो, चाहे भी कोई भी पार्टी का नेता हो, सबको अपने बयानों पर कंट्रोल रखना ही चाहिए। लेकिन हाथरस जैसी घटना तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी। मैं केवल हाथरस की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं पूरे देश में, आप हर रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे कोई ना कोई आपको खबर मिली जाएगी। मेरा मुद्दा केवल ये नहीं है हाथरस का, ऐसा होना नहीं चाहिए अपने देश में। और होता इसलिए है क्योंकि हम मन में महिला के प्रति कहीं ना कहीं ऐसी धारणा बना के रखते हैं, मन में ऐसे विचार रहते हैं, और वो विचार आखिरी में जाके धीरे धीरे एक राक्षसी प्रवृत्ति पैदा करते हैं, इंसान के विवेक को खत्म कर देते हैं, और तब जाके इंसान ऐसे काम करता है।
तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है महिलाओं को सम्मान देने से, शुरुआत होती है महिलाओं के प्रति सद्विचार रखने से, शुरुआत होती है पब्लिक कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रति ऐसी चीजें ना बोलने से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम नेता होकर अगर हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा समाज को भी मिलेगा। कार्तिकेय चौहान है जिनके विचारों में ये तमाम सारी चीजें नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम महिलाओं के बढ़ते अपराध या रेशो को देखें तो वो काफी बड़ा है। आपने भी उसका जिक्र किया, बखूबी आपने जिक्र किया, लेकिन कार्तिकेय चौहान अपनी बातों से नहीं बदलते हैं। वो वही बात करते हैं जो हिंदुस्तान की एक भाषा रही, हिंदुस्तान की जो एक परंपरा रही, संस्कृति रही। पर ये बदलाव क्यों? क्या ये आज का बदला हुआ स्वरूप है? क्या ये सोशल मीडिया का दौर है? कहाँ गड़बड़ आप देख रहे हैं? यूथ भी हम देख रहे हैं एक तरह से, एक आपके विचार है, एक अलग यूथ का विचार है। परिवर्तन कहाँ? हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा की जाती है देवता वहीं निवास करते हैं। जी। हमारी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर से खूब इन्फ्लुएंस में, हालांकि वेस्टर्न कल्चर को इसका दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय संस्कृति की कुछ चीजें अगर उस स्टेज पे बच्चों को सिखाई जाए जहां पे उनको सबसे ज्यादा, जैसे स्कूली शिक्षा में, मुझे लगता है कि अलग अलग धर्मों की, एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, अलग अलग धर्मों की अच्छी चीजें अगर बच्चों को सिखाई जाए स्कूली लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो ये सब घटनाएं टारगेट की जा सकती है, मानसिकता बदली जा सकती है। ये जो रेपिस्ट वाली जो मानसिकता होती है ये पैदा वहीं से होती है जब आप बच्चों को गलत शिक्षा छोटे लेवल पर ही दें। इसको टारगेट अगर करना है अपन को तो स्कूली शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे ग्रंथ बच्चों को पढ़ाने पड़ेंगे, अच्छे धर्मों की अच्छी अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। वहां से इन सब चीज़ों को टारगेट किया जा सकता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करें तो समाज में ऐसे असामाजिक तत्व निकलेंगे जिससे समाज आगे जाके बदनामी का सामना करना पड़ेगा समाज को। जी, आपने एक बड़ा अच्छा श्लोक का जिक्र किया अभी, सर्वत्र नारी पूजन्ते, लेकिन क्या ये माना जाए कि रामायण महाभारत जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है या शास्त्र हैं, कहीं उनको लेके कुछ गड़बड़ हो रहा है? मतलब उस तक जो नया यूथ है वो नहीं पहुंच पा रहा? नहीं, निश्चित रूप से जो आज का जनरेशन है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस फैलाई है, सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों को पथभ्रमित करने का काम भी किया है। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का उपयोग करो, अगर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो अपने ग्रंथों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। अब रामायण में अगर आप महाभारत में आप उठाकर देख लें, दोनों में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो मैं इस चुनाव से भी जोड़ना चाहता हूँ। जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ है और उस युद्ध में धर्म की स्थापना हुई है। तो आप देखेंगे जब माँ सीता का अपमान हुआ, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब तब युद्ध हुआ, तब तब धर्म की स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य यही है कि नारी का किसी भी हाल में अपमान नहीं करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी माँ समान होती है, सीता सत्या सावित्री होती है माँ, उसको हम पूजते हैं, उसको एक पूजनीय आकार में हमको देखना चाहिए। जी, कार्तिकेय, आप अब सियासत में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक मसला था जिसके बाद आप एक काफ़ी चर्चा में आए थे, राहुल गांधी पनामा लीक मामले में, जिसमें आप कोर्ट तक जाने की बात कहे थे। तो अब क्या देख रहे हैं सियासत में अपने आप को? क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह आप दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कहीं और देखा जाएगा क्या? कार्तिकेय चौहान को क्या है सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर, कार्तिकेय के मन में क्या है? कार्तिकेय भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने 2000 जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं चीज़ों को समझा, 19 साल की उम्र से मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ के काम कर रहा हूँ और आगे भी इसी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यही एक माध्यम है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो मेरे कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, ना मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। कार्तिकेय कुछ करना चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन ये जो सियासत की डगर है, राजनीति की जो डगर है, आप अभी इस पर चल रहे हैं, अब धीरे धीरे कर रफ्तार भी पकड़ रहे हैं, तो क्या ये डगर आगे चलकर पिताजी को आप देखते होंगे? मैंने इसीलिए पापा को आपसे नहीं जोड़ा, मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, ये आपका खुद का वो है, जब मैं लगातार आपको मंच पर देख रहा हूँ, आपके भाषण सुन रहा हूँ, तो मैं कार्तिकेय से बात कर रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कि पिता है तो उनका जिक्र होगा। एक उनका रास्ता रहा बहुत ही
सहृदयता के तहत लोगों के बीच मेल मुलाकात करते हुए राजनीति का एक अलग इतिहास लिखते हुए शिवराज जी बढ़ रहे हैं। कार्तिकेय चौहान क्या उन्हीं के पच्चनों पर आगे बढ़ रहे हैं या कुछ और भी नयापन लेकर आगे चल रहे हैं? मुझे पिताजी से विरासत में अगर कुछ मिला है तो उनकी राजनीति नहीं मिली है, उनके संस्कार मिले हैं। जी। उनके संस्कार मुझे ये सिखाते हैं कि गरीब जो पंक्ति के कतार के आखिरी में खड़ा है, कैसे उस तक हम अपनी सेवाएं पहुंचाएं, कैसे अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि वो दूसरों के काम आए। उनके इन्हीं पच्चनों पर मैं चलने का काम कर रहा हूँ। कुछ जीवन में करो तो ऐसा करो कि लोग याद रखें। अपने लिए तो कीट पतंगे पशु पक्षी सब जीते हैं, दूसरों के लिए अपने जीवन को जीना, ये पिताजी का रास्ता है जिस पर मैं चलने का काम कर रहा हूँ। आगे क्या मन में, मतलब जब आप पढ़ रहे थे तो जब भी ये तय था कि मुझे धीरे धीरे कर इस तरफ आना होगा? आपने कहा कि 14-12 साल से मैं लगातार सियासत देख रहा हूँ। आपको सच बताऊं, जी 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 जी, मैं बनना तो वकील चाहता था जी, लेकिन कुछ चीज़ें आई, कोई ऐसे पड़ाव आए जिसकी वजह से राजनीति की तरफ कदम बढ़े। 2018 के 2013 के चुनाव में मैं चाहता था कि पिताजी 229 सीटों पर प्रचार करें, तो मैं चाहता था कि उनकी थोड़ी सी, मतलब एक गिलहरी की तरह, जैसे जब राम सेतु बन रहा था गिलहरी जैसे एक पत्थर अपने तिनका डालती है, तो मैं सोचा था कि मैं भी उतना कोई योगदान करूं। अब करते करते जनता को भी मैं पसंद आया, आपके अनुसार जनता को भी मैं पसंद आया, लोगों को भी पसंद आया, तो जनता ने एक अलग स्थान अपने दिल में देने का काम किया। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं पिताजी की कंधों से थोड़ा बोझ कम करना चाहता था, पार्टी के लिए काम करना चाहता था, पार्टी को कुछ लाभ पहुंचाना चाहता था, तो इसी विषय को लेकर मैं आगे बढ़ा था और आज मैं एक अच्छा कार्य करता हूं पार्टी का। वकील की आपने जिक्र कहा, वकील तो हर जगह होता है। वकील वो होता है जो एक कोर्ट में रहता है, वकील वो होता है जो जनता की लड़ाई लड़ता है। तो क्या ये माना जाए कार्तिकेय अब कोर्ट में न लड़कर अब जनता के बीच होंगे, वकील का रूप दिखाई देगा लेकिन जनता की लड़ाई लड़ेगी? निश्चित रूप से विधि की पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इन दी एंड जब आप जनता के कानून को समझते हैं तो उनके लिए अच्छे कानून बनाने में आप कारगर साबित होते हैं। मैंने लॉ की पढ़ाई करी है और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो शिक्षा मुझे मिली है इसका उपयोग सकारात्मक तौर पर मैं इस समाज सेवी कामों में मैं करना चाहूँगा। तो निश्चित रूप से वकालत एक ऐसा माध्यम है जी जिसके थ्रू आप लोगों की अच्छे रूप में हेल्प कर सकते हैं। क्या हॉबीज क्या है कार्तिकेय की? क्या मतलब मूलतः यदि सुबह से लेकर रात तक यदि हम जिक्र करें, क्योंकि आप बड़े फिट हैं, धीरे धीरे कर यूथ बदलने लगते हैं और फिर ऐसा माहौल जहां एक मुख्यमंत्री के बेटे हो, मैं माफ करिएगा, मैं दर्शकों से बार बार ये कहता हूं, कई दफा हमें भी बोलने में बड़ा वो लगता है जब एक होनहार युवा जिससे हम बात कर रहे होते लेकिन बड़ा नाम जुड़ जाता तो जिक्र आ जाता। लेकिन आपकी हॉबीज क्या है? क्योंकि यूथ आप लोग को फॉलो करते हैं, नया युवा आपको फॉलो करता है, तो किस तरह आप अपने शौक फरमाते हैं, क्या चीजें अपने उसमें रखते हैं? मुझे वर्कआउट करना पसंद है। मैं रोज सुबह उठकर वर्कआउट भी करता हूँ, दौड़ने जाता हूँ, खूब खेलता हूँ और सुबह 8 बजे के बाद मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना भी पसंद है। जो भी मैं मंच पे बोलता हूँ उसके पीछे कारण यही है कि मैं अध्ययन करता हूँ, उन चीज़ों को संगठित करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ। लेकिन मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जीवन में कुछ भी करें, आप अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप चाहे कुछ भी करें, लाइफ में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अपना समय निकालकर इसको भी आप अपनी हॉबी बना सकते हैं। कैसे फिट रहें, कैसे, क्योंकि एक अच्छा शरीर ही सभी कर्मों को करने का मार्ग होता है। अगर आपका शरीर ही कमज़ोर है, अगर आपका शरीर ही बीमार है, तो आप चाहे कितने भी आपकी अच्छी नीयत हो, आप कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो मैंने अपने जीवन में फिटनेस को एक हॉबी बनाकर रखा है। खेल कौन सा पसंद करते हैं? आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है, मुझे बैडमिंटन पसंद है। क्रिकेट बचपन में खेला करता था, अब समय के साथ साथ वो छूट गया, लेकिन हर प्रकार के खेलों में घुड़सवारी करना मुझे पसंद है। तो अभी घुड़सवारी के लिए वक्त निकाल पाते हैं? कभी कभार हो पाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें जीवन में पसंद है, जिनमें आनंद आता है, उसके लिए समय निकालना ही चाहिए। जी जी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मेरा अंतिम आपसे सवाल है, घुड़सवारी का आपने जिक्र किया और घुड़सवार घोड़ा हमेशा दौड़ता है। कार्तिकेय चौहान की दौड़ कितनी लंबी है और क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हम कहीं सांसद के रूप में कार्तिक को देखेंगे या विधायक के रूप में कहीं देखेंगे? कहाँ नजर आएंगे कार्तिकेय?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं कुछ मेरी बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी कुछ करने की महत्वाकांक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मैंने सबसे पहली बार ये सुना था कि जीवन में आप कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो और करते रहो, अपने आप जीवन में आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो मैंने करने का संकल्प लिया है। क्या करना है? पार्टी की सेवा करनी है, पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करनी है, जनता के दिल में अपनी जगह बनानी है। अगर ये हो जाएगा तो अपने आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी बन ही जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत बात कही है कार्तिकेय चौहान ने कि जिंदगी में आप कुछ बनने का मत सोचिए, कुछ करने का सोचिए, और जहां आपने करने की ठान ली तो बन तो जाएंगे ही, रास्ता अपने खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन चलते रहिए, अपना रास्ता खुद तय होगा। पर यह जरूर है कि भारत की जो संस्कृति, भारत की जो विरासत है, भारत के जो संस्कार है, उनका भी ख्याल रखिए, तो हमें लगता है हर चीज आसान होगी। कार्तिकेय ने बड़ी अच्छी काफी सारी बातें की, सियासत को लेकर भी हमारी बात है, पर ये मानकर चलिएगा कि यदि जिंदगी का आगे का कदम आपको बढ़ाना है तो करना होगा, बढ़ने के लिए करना जरूरी है। एंड विशेष में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई इंडिया 24।